दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 100 नंबर पार्ट और इससे पहले कुल 99 पार्ट्स हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे इकट्ठा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन 2016 वाले रिपीट हुए थे जो एनटीपीसी के थे, और 19 वाले जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए थे 2018 के। तो ठीक वैसे ही ये 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 में हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं, और 2024 में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि टीसीएस पेपर पहले भी करवा रही थी और टीसीएस एजेंसी इस बार भी पेपर करवाएगी, तो क्वेश्चन रिपीट होना यहाँ पर ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों चैनल पे अब तक नया और सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप देख लेना। जो पेपर हम कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो आज 7/4/2021 का जो पेपर था पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे बचे हुए क्वेश्चन को इस पार्ट में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ हम डिटेल भी बताएंगे ऑप्शन को लेकर के, फिगर भी दिखाएंगे, उससे पिक्चर भी, तो उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? एस तरंगों में, यानी कि जो एस तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, लेकिन भूकंप वाली तरंगों में। वहीं पर दोस्तों देखो, जो पी तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे, इसलिए इसका नाम पी है, यानी कि प्राइमरी वेव्स होती हैं। एल तरंगे यानी कि लौ तरंगे होती हैं, और वहीं पर एस तरंगे मतलब सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीयक तरंगे, और रेली तरंगे ये एक अलग से नाम होता है इसका। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है कि जो प्राथमिक तरंगे और एस तरंगे, यानी कि ये दो, मैं इसको हटा के लिख देता हूं यहाँ पर, प्राथमिक और एस, ये दोनों जो तरंगे होती हैं ये शारीरिक तरंगे भी कहलाती हैं, और ये सतह में गमन कर सकती हैं, केवल सतह में, इसलिए इनकी गति क्या होती है, थोड़ा सा धीमी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि एल तरंग और रेली तरंग, यानी कि पृथ्वी के अंदर भी गमन कर सकती हैं, और इनकी स्पीड थोड़ा सा इनके मुकाबले तेज होती है। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हिस्टोग्राम से हम ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से बहुलक, यानी कि ग्राफ जब भी दिया होगा उससे हम बहुलक निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखो हिस्टोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि इसमें देखो गैपिंग नहीं होती है। जैसे देखो बार ग्राफ में क्या है, ये सारा गैपिंग दिया है, और जबकि यहाँ पर क्या दिया है, गैपिंग नहीं दिया होता है। और यहाँ पर जो गैपिंग होती है वो सेम होती है, जैसे 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके। जबकि यहाँ पर कोई डेटा दिया होता है कि क्लास का है, कि रूम का है, विलेज का है, फैक्ट्री का है, क्या है वो दिया होता है। तो हमें हिस्टोग्राम देखना था, तो हिस्टोग्राम हमारा ये दिया होता है। ठीक है, जैसे कि मार्क्स ऑफ 10 कितने से कितने के बीच में कितने आए हैं ये बताया जाता है। तो आप देख लो कि हिस्टोग्राम और इसमें दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपए प्रतिमाह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? और ये काफी चर्चा में रहा है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर पूछ लिया गया है। 2021 का था क्वेश्चन, और पेपर भी 2021 का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि करीब 3 से 4 महीने पीछे का भी पूछ सकता है, और कभी कभी 1 साल 1.5 साल तक का भी पूछ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हरियाणा वाला। लेकिन ये अब आपके काम का नहीं है। अब यहाँ से आपको ये जरूर सीखना है कि अब आगे आने वाले समय में अगर कोई विधेयक पास होता है, मंजूर होता है, जो थोड़ा सा नया है, उस टाइप का, जो जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो वो हाईलाइट क्वेश्चन हो जाता है, उसको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 में ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो देखो ये काफी न्यूज में चला था और काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था उस वक्त। तो आपको भी ठीक वैसे ही याद रखना है, जो क्वेश्चन ज्यादा 2024 में हाईलाइटेड हुए हैं, जो न्यूज हैं, उनके बारे में जानना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित आरेख का अध्ययन करें। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन अभी जूम करेंगे। निम्नांकित आरेख का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने छात्रों के पास स्केच कलर,
क्रेयॉन कलर्स, क्रेयॉन के साथ-साथ पेंसिल रंग भी है। यानी कि देखो, स्केच रंग होना चाहिए, क्रेयॉन भी होना चाहिए और पेंसिल रंग भी होना चाहिए, यानी कि तीनों की बात करी जा रही है। तो देखो, इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं ऐसे करके, अब आपको दिख रहा होगा। तो स्केच कलर वाले कौन से हैं? ये जो सर्कल पे दिए हैं, ये सारे के सारे ये वाले। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है? तो यहाँ से देखो, ये जितने दिए हैं ये वाले, थोड़ा-सा मोटा हो गया, इसको पतला करना, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये सर्किल जितना भी दिया है ये वाला, ये सर्कल हमारा कहलाता है क्या? स्केच कलर्स वाला। और ठीक वहीं पर करा है पोस्टर कलर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर करा था पेंसिल कलर की बात हो रही है। तो पेंसिल कलर का मतलब पेंसिल वाले किस में आ रहे हैं? तो पेंसिल वाले आ रहे होंगे इसके अंदर। तो पेंसिल कौन सा है? जो स्क्वायर के अंदर होगा, तो ये वाला हिस्सा भी तो आ रहा है, ये पेंसिल कलर में इतना, इसके आगे नहीं आ रहा। अब कहा क्या जा रहा है साथ में कि क्रेयॉन कलर भी होना चाहिए। तो क्रेयॉन कलर का मतलब जो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो त्रिभुज के अंदर कौन सा आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 27 को ले लेंगे इस वाले को, तो 27 लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर वाला लेते वो हट जाएगा। तो हमें केवल 3 बचा हमारे पास, ये वाला जो सब में कॉमन है, इसमें भी और इधर वाले में भी कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखो चौथे में लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? तो देखो, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर वाला ठोस गोला जो होगा उसका आयतन और 2 सेंटीमीटर वाली जो त्रिज्याएं होती हैं, इन सब त्रिज्याओं छोटे-छोटे गोलों को मिला करके इन सब का वॉल्यूम जो होगा आयतन, ये बड़ी वाली के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो फिक्स है। तो नंबर बताना है कितनी बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है यहाँ पर कि मान लेता हूँ कि पहले की त्रिज्या 4 दिया है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ये मान लो कि ये वाली त्रिज्या है पहली वाली R1, बटे में हम करेंगे दूसरा वाला, यानी कि 4/3 पाई R1 नहीं कहेंगे, इसको R2 का क्यूब कहेंगे, क्योंकि R2 हमने माना है 2 सेंटीमीटर को R2, यहाँ लिख लो आप R1 बराबर 4 और R2 बराबर है 2। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई से कट जाएगा पूरा, बचेगा हमारे पास क्या? R1 का होल क्यूब और यहाँ पर बचेगा R2 का होल क्यूब। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल में अंतर नहीं है, मैंने लिख दिया, आप एक ही समझना। ठीक है, तो R1 यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 गुणे में 4 और यहाँ पर भी 4 और दूसरे में R2 का क्यूब, तो R2 मतलब क्या है? 2 गुणे में 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो आप काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये इससे ये कट गया। अब ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 2 बचा, तो यानी कि लिखेंगे 4 गुणे में 2 बराबर 8 आएगा। यानी कि कुल गेंदें कितनी बन सकती हैं? तो 8 गेंदें बन जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सही है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर चौथा। अब इसके बाद है देखो बिपिन चंद्र पाल। तो आप जानते होंगे, एक नाम सुना होगा लाल और यहाँ पर बाल और साथ ही साथ यहाँ पर पाल। तो इन तीनों के नाम कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे पिछली उसमें देखा होगा, सेट में दिया था किसी ने, पाल का वर्ड फुल फॉर्म पूछा था, तो वैसे ही। तो लाल का मतलब क्या हो गया? लाला लाजपत राय। और वहीं पर बाल का मतलब क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? कुछ इस प्रकार से ABCD होंगे। ठीक है, अब जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करते हैं। तो कह रहा है कि उल्टा क्रम में लिख दिया, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, तो पहले बाएं से 13वां अक्षर आप देखो कौन सा होगा। तो बाएं से चलेंगे का मतलब जेड से चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा? ओ वाला हो जाएगा, ये वाला। अब 13वां हो गया। अब करें इसके 5वां अक्षर दाईं ओर चलना है। तो अब जब इसको आप उल्टा करोगे ना, तो ABC मैंने तो इधर लिख दिया, जगह नहीं थी, ये आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दाएं बोल रहा है। ठीक है, अब देखो कितना? 5वां, तो 1 2 3 4 और ये 5वां कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा, ये वाला। तो बस 5वां ही बताना था, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? तो दूसरी लोकसभा के स्पीकर रहे हैं
एम अयंत सैनम अयंगर, यानी कि एम अयंगर भी कई बार इनका नाम होता है। तो यही थे पहले दूसरे अध्यक्ष थे। लेकिन अगर हम पहली बात करते हैं तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, याद रखना, जीवी मावलंकर थे। और जीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी से होता है गणेश, और वहीं पर मावलंकर की बात करें तो विष की बात करें तो ये होता है वासुदेव, यानी कि गणेश वासुदेव भी हो सकता है या जीवी मावलंकर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही रहता है। ये बलिराम भगत कौन थे? तो ये थे पांचवें अध्यक्ष थे लोकसभा के, याद रखेंगे। और वहीं पर बलराम जाखड़ की अगर हम बात करें तो ये इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा है, जो कि 9 वर्ष यानी कि 9 साल और 329 दिन तक ये अध्यक्ष रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बार रहे होंगे, कितने साल रहे हैं। तो 9 साल 329 दिन, कुछ ही दिन कम थे, वरना 10 साल कुल मिलाकर आप बोल सकते हो ये रहे अध्यक्ष। केस जो हेगड़े हैं दोस्तों, इनका फुल फॉर्म जैसे के से होता है कौडूर, याद रखना, क्योंकि एक बार दो बार पूछा जा चुका है, ये तो नहीं लेकिन दूसरे वर्ड पूछे गए हैं। तो के और एस का मतलब होता है सदानंद। तो केएस का मतलब कौडूर सदानंद हेगड़े, तो ये हो जाएगा हेगड़े, इनका सही उत्तर है। ठीक है, सही उत्तर नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कौन थे? केएस हेगड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं दोस्तों, और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह सकते हैं। केएस हेगड़े दोनों ही। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियां पीर जी ने रखी थी, और ये एक सूफी संत थे, याद रखना। ठीक है, सूफी संत थे। अब इन्होंने अपने आप से नहीं रखी थी, इनको बुलाया गया था 1588 ईस्वी में। जो गुरु हुए थे सिखों के चौथे गुरु जो थे, चौथे गुरु थे रामदास जी। उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आपसे रखवाएंगे, शुभ माना जाएगा। तो चौथवें गुरु रामदास जी जो हैं, इन्होंने इनको बुलाया था सूफी संत को, जिनका नाम था हजरत मियां मीर। कब की बात है? 1588। किसी किसी बुकों में 1588 मिलता है, और कुछ बुकों में 1561-62 ऐसे करके भी मिलता है। तो आप मान जाओ कि समझ जाना कि इसी के आसपास रहता है। अगला देखते हैं। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, बताना है। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर। ये पूछा जा चुका है, ये सेम नहीं पूछा गया, लेकिन फुल फॉर्म वाले एक दो वर्ड कभी कभी आ जाते हैं घूम फिर कर। हो सकता है ये आ जाए या कंप्यूटर से कोई और आ जाए। ठीक है, तो जैसे पिछली बार पूछा गया था कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपको पता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है तो आप एक बार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इसका दे पाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर हैं। इसे इन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे, यानी कि कोई भी बर्बाद ना हो। और इस प्रकार जो भी छड़ बनती है उसकी अधिकतम लंबाई क्या है? यानी कि अगर मान लो कि एक है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दूसरी है 22 और अगला है 55, इनमें हम कितने कितने के टुकड़े कटें कि कोई भी टुकड़ा छोटा या बड़ा ना हो। ठीक है, तो आप कहेंगे जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, तो इन सबका मासा निकाल लो। मासा का मतलब होता है, यहां से आप देखो कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर इनमें कौन सा है जो नंबर कॉमन है सब में। तो अगर आप 22 को लेके चलेंगे तो 22 इसमें तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन 55 में 22 नहीं आएगा, इस वजह से 22 नहीं होगा, छोटा नंबर ले रहे हैं 11। तो 11 इसके अंदर है, क्योंकि 11 चौक 44 होता है, गुणे 4 करेंगे, और 11 दूनी 22 यानी कि 11 2 करेंगे, और 11 पच्चे 55 यानी कि अगर 5 से गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। तो अगर हम 11 की करें यानी कि एक पार्ट 11 11 के ऐसे काटेंगे तो कोई भी खाली नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। तो इनका जो मासा है वो आ जाएगा 11, ऑप्शन पहला। अगला है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों अफीम की खेती के लिए, और अफीम की खेती काफी महंगी होती है और काफी मेहनतदार होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अफीम की खेती होती है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार की अफीम की खेती की जाती है, और ये इनके अंदर का जो होता है ये पार्ट होता है, और ये फूल होते हैं। इसके अंदर का ये लिक्विड बह के आता है, इसके बारे में हालांकि ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस इस प्रकार से उसकी खेती की जाती है अफीम की।
तो इसका उत्तर तो अफीम हो जाएगा। दोस्तों अब आप जरा बताना कि चाय सबसे ज्यादा भारत में किस प्रदेश में होती है, कौन सा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। कमेंट सेशन में देखते हैं कौन बता पाते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है, अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इन तीनों के बारे में बता दीजिएगा, समझ जाएंगे आपकी तैयारी अच्छे लेवल की चल रही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत होगा। तो अशांत का मतलब होता है कि जो नंबर कटे ना, जैसे मान लो कि 20/3 है, तो 3×18 करेंगे, 3×18 होता है 18, यानी कि बचेगा कितना, 2 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 3×18, फिर वही करेंगे, फिर 3 3 ऐसे करके आता रहेगा, कटेगा कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कटने ना वाला, हमेशा चलता रहे आगे तक। तो बताना इसमें यह है कि किस परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार है वो अशांत होगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, पूरा कटता ही चला जाएगा। तो देखो ये जो होगा ये तो कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट में पहले ही आएगा, जैसे 23 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 5 का पचम 25, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 23/200 आएगा। थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दो, डबल जीरो को, तो आएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, इतना आ गया, बटे में 100 आ गया। तो ये तो हट गया ना पूरा पूरा, यहाँ पर 0.11 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो शांत हो गया दशमलव। ठीक वैसे ही अगर आप इसको करेंगे चौथे वाले को, 19 बटे में ये, तो ये कभी भी शांत नहीं होगा, हमेशा आंसर इसका पॉइंट के बाद आता ही चला जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसमें तो आप समझ गए होंगे, डबल जीरो जीरो है तो यहाँ पर आप जीरो हटा के लगा देंगे ऊपर, समझ जाओ। ठीक है, इसका भी करके आप देख लेना, इसका तीसरे वाले का आप करके देखना, आप बताना कितना आंसर आ रहा है। तो सही उत्तर इसका चौथा हो जाएगा। मेन उद्देश्य आपको समझना है कि अशांत क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। पेड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का बनेगा ऐसा फिगर, यानी कि पेड़ की लंबाई, तो मान लिया पेड़ की लंबाई कितनी है 1 है, और इसकी छाया है 1/√3। अब ये ऐसे करके बना लेंगे ताकि हमारा त्रिभुज बन सके, और ये थीटा यानी कि कोण बताना है, उन्नयन कोण हमारा ये होगा। तो अब बताओ ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो लंब आधार किसके साथ होता है, मतलब कॉम्बिनेशन, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल लंब कितना है 1, आधार कितना है 1/√3। तो जब बटे के नीचे बटे होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा √3। तो आप बताओ कि tan थीटा किसकी, √3 किसकी वैल्यू होती 10 में, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan से tan कटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण ए में 6 लीटर जल में 5 लीटर सिरप है, मिश्रण बी में 5.5 लीटर जल में 3.5 लीटर सिरप है, दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता ज्यादा है, यानी कि सिरप की मात्रा ज्यादा है। जैसे मान लो कि एक ये कंटेनर है और इस पे है टोटल 6 लीटर है, उसमें से 5 क्या है सिरप है, तो 5 तो सिरप है। अब मान लो अगर इसके आप 6 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करेंगे, तो 5 भाग यानी कि ये वाला पूरा का पूरा जो भाग है वो केवल सिरप भरा हुआ है इस पे। वही दूसरा वाला देखो, ये 5.5 लीटर का है, तो 5.5 अगर आप डिवाइड करेंगे उसमें 3.5 सिरप है, तो यहाँ पर 3.5 इतना लगभग आएगा वो सिरप है। तो आप बताओ कि किसमें ज्यादा सिरप है, तो आप कहेंगे इसमें 5 लीटर सिरप है और इसमें 3.5 लीटर सिरप है, जबकि इसका अंतर जो देखा जाए 6 लीटर और 5.5 का, तो आधे का अंतर है। ठीक है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा सिरप है पहले वाले मिश्रण में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस है फुल फॉर्म, आईएनसी का याद रखना। ठीक है, तो ये किनको हराया था, तो पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा दिया था, याद रखेंगे।
अब लाल बहादुर शास्त्री कौन है दोस्तों? तो आप जानते होंगे कि इनका काफी योगदान रहा है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो 1920 का, गांधी जी के साथ तब रहे हैं, और नमक सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था उसमें भी ये साथ रहे हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब रहा तो इसमें भी काफी साथ रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। अब आप बताना कि 2 अक्टूबर में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है और किस महान पुरुष का 2 अक्टूबर को ही जन्मदिवस मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना। वहीं पर देखो, यहाँ पर लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब आप जरा सा बताओ कि एस राधा कृष्णन जो हैं ये कौन थे हमारे देश के? सर्वप्रथम क्या थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या थे, आप ये बताना, ठीक है? दूसरे या तीसरे नंबर के क्या थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी। यानी कि 2023 तक बनने की उम्मीद थी, जो कि बन चुकी है। तो समुद्र के नीचे से जो जा रही है भारत की पहली सुरंग है। तो पहली हमने बताया था, जब कभी पहला या सर्वप्रथम वर्ड आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली सुरंग कहाँ पर? मुंबई में बन रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार की सुरंग, ये स्टार्टिंग की बात है जब हो रही थी, और ये अब बन करके तैयार हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से दिखती है भारत की जो कि पहली सुरंग है, ठीक है? बाहर इसके पानी भरा हुआ है, समुद्र है, और इसके अंदर की तरफ गाड़ियां चलती रहती हैं, ठीक है? हालांकि इसमें तो पूरा अच्छे से नहीं है, लेकिन और भी चौड़ी रोड इसमें दिखाई गई है, बहुत सारी गाड़ियां भी जाती हैं। आपने देखा कि जब पहला या सर्वप्रथम ऐसे करके वर्ड आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए, आप याद रख लेना, ठीक है? मैंने कई वीडियोज में आपको बताया भी है। अगला देखो, नेक्स्ट में आते हैं। अरुण और अहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने सिरे से यानी माफ कीजिएगा, अपने हिस्से से 12 रुपए अहान को दे देता है तो उस वक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि है, कितनी धनराशि थी? तो देखो, ये है अरुण और ये है अहान को मैं AH लिख देता हूं। अहान को पहले था इनके पास 9 रुपए, फिर इसके पास थे 5 रुपए, ठीक है? अब कह रहा है कि अरुण ने क्या किया कि अपने हिस्से से अहान को 12 रुपए दे दिया, तो अनुपात कितना हो गया? 4:3। अब इसके पास 4 रुपए बचे, इसके अनुपात में हो गए 3 रुपए। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पर देखो 9 रुपए थे, इसके पास 4 रुपए बचे क्योंकि दे दिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको दिया तो इसके पास पहले 5 रुपए थे, अब 3 कैसे हो गए? ये तो कम हो गए ना। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ना चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ और यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर गुणे 2 यहाँ करेंगे और गुणे 2 यहाँ करेंगे। तो पहले 9 था, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6। देखो पहले 5 रुपए थे, अब 6 हो गए। इसके पास पहले 9 रुपए थे, अब 8 रुपए हो गए। यानी कि कितने रुपए कम हो गए? 9 से 8 हुआ, यानी कि 1 रुपए कम हुआ। हमारे हिसाब से एक कम, क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपए कम। तो एक की वैल्यू 12, अगर 1 रुपए रहा होगा तो 12 रुपए मानेंगे। तो इसके पास तो 9 रुपए थे, तो यही तो बताना था अरुण के पास कितनी धनराशि थी। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणे 9 करा दीजिए, तो 12 9 108, यानी कि 108 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अहान के पास शुरुआत में कितने रुपए थे? जब इसने पैसे नहीं दिए थे अरुण ने, तब कितने रुपए थे अहान के पास, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखो, दोनों संख्याओं का योग है 63 और अनुपात है 4 और 5। तो मान लिया हमने हमारे हिसाब से कितना, इनको आप अनुपात है बराबर में 63 है, ठीक है? अब कर दो, इनको योग करना है तो 4 5 9 एक्स हो गया, एक्स मान लो या ऐसे ही मान लो, चलो 9 इक्वल 63 हो गया। एक की वैल्यू क्या हो गई? 9 सत्ते 63, एक की वैल्यू 7 आ गई। पूछा गया है संख्याएं ज्ञात करिए, तो एक की वैल्यू 7 है, तो ये अगर 4 था तो 7 से गुणा करा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 था और यहाँ पर 5 था, तो 7 से गुणा, इसमें भी 7 से गुणा, तो 4 सत्ते 28 और यहाँ पर कितना 7 है, ये 7 लिखा हुआ है, 7 पन्ना 35। तो पहली संख्या 28, दूसरी हो जाएगी 35, ठीक है? क्योंकि हमें एक की वैल्यू पता चल गई और 5 की निकालना, 4 की निकालना आसान हो गया, बस 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रोम डैश से बनी है। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले रोम का फुल फॉर्म पूछा था, तो वही आपने बताया भी होगा
तो रोम से बनी है, डैश से बनी है। रोम किससे बनी होती है? तो एकीकृत जो परिपथ होते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर के बनी होती है, जो हमारी रोम होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन देखो एनटीपीसी में भी पूछे गए थे और ग्रुप डी में भी पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए थे, जैसे कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, घंटे को मिनट में, सेकंड में, ऐसे करके दिया था। तो अब देखो मिलीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिली को मीटर में चेंज करेंगे। मान लो 1 है, मीटर में चेंज करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 1000 के बराबर। वहीं पर आगे, अब ये मीटर में हो गया, अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 से फिर डिवाइड करेंगे इसको। तो आप बताओ कि 1 और नीचे कितने जीरो आ गए, तो 3 इसके और 3 इसके, तो टोटल आ गए 6 जीरो। तो आप 6 लिख दीजिए, इसमें 6 जीरो हो गए। अब इसको अगर आप ऊपर लिखना चाहें, यानी कि सारे हटा करके, तो 0 पॉइंट कितने लगेंगे यहाँ पर, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 लिखेंगे, यानी कि 6 तो ये रहेगा ना ऊपर, 0 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर तो 5 जीरो, पॉइंट के बाद 5 जीरो और 1 होगा, तो कहाँ पर लिखा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 3 2 5 है इसमें, जबकि हमें 6 जीरो चाहिए थे। यहाँ पर देखो 3 3 6, ठीक है, तो 6 एक साथ, ये तो नहीं चाहिए। 3 2 5, तो देखो 5 जीरो है यहाँ पर और 1 लिखा है, तो 1 लिखा है, ये सही हो जाएगा। जबकि ये क्यों नहीं सही होगा, तो इसमें आप देखो जरा सा, इसमें 3 2 5 जीरो दिए, जबकि हमें चाहिए थे कितने, 6 जीरो चाहिए थे। देखो आप 3 ये 6 जीरो, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो देखो इसमें लिखा है, निम्नलिखित ग्राफ वर्ष 2016 और 2017 में 5 अलग अलग दुकानों S1 S2 S3 S4 5 तक हाई ड्राइव की बिक्री हजार में है, सेल्स इन थाउजेंड्स को दर्शाता है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूछा क्या गया है। कह रहा है कि वर्ष 2016 में सभी दुकानों की कुल बिक्री और 2017 में सभी दुकानों की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। यानी कि हमें ये बताना है कि 2016 में कुल बिक्री कितनी हुई और 2017 में कुल बिक्री कितनी हुई, दोनों का अनुपात बता देना है। तो अब इसको जूम करके समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो ये 2016 है, जो ये वाला लिखा है ब्लू वाला, तो 2016 में कितने हैं, तो 2016 में एक तो 45 हो जाएगा, दूसरा 58 62 और ये 40 और यहाँ पर 55 हो जाएगा। इनको लिखते जाते हैं, 45, तो इनको टोटल जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 5 13 2 15 और 5 20, यानी कि 2 बचा। फिर इसके बाद देखो 5 4 9 6 15 4 19 और 5 हो जाएगा 24 और 24 2 26, यानी कि 260। तो कुल बिक्री तो 2016 में हो गई कितनी, 260 यहाँ पर हो गई। 2017 की आप देखो, 2017 के लिए क्या है, 80 76, तो लिखते जाते हैं 80 और 76, इसके बाद दिया है 84, फिर है यहाँ पर 60 और 70, तो 60 70 डायरेक्ट हो जाएगा 130, 7 6 13, तो 130 कर देते हैं। अब इसको आप जोड़ लो, 6 4 10 हो गया, एक बचा हमारे पास, 8 7 15 और 15 8 हो जाएगा 23 और 23 1 24, ये जो बचा था, और 24 प्लस का 13 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 37। ठीक है, तो ये 260 आया और ये आया 370। अब 0 0 कट गया, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 26 अनुपाते 37 आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ पर लिखा है, 26 अनुपाते 37, ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन है, सामने खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। तो देखो जैसा रिलेशन बोला जा रहा है, आप वैसे ही अपने आप को मानते चले जाएंगे। तो कह रहा है मेरी माँ की पुत्री, तो आपकी माँ की जो पुत्री होंगी वो आपकी बहन होंगी, और उनका पिता, तो जो उसका पिता होगा आपकी बहन का, वो आपका भी तो पिता होगा। उसकी पुत्री मतलब उसकी जो पुत्री हैं, मेरे दादा की पोती हैं, यानी कि तुम्हारे पिताजी की जो पुत्री है, यानी कि तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे दादाजी की पोती हैं, तो पोती तो लगेंगी ना, तो इसका मतलब आपकी सिस्टर हैं और ये आपके पिता हैं। जो बात करी जा रही है वह व्यक्ति कौन है, तो उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है, तो वह आदमी मोहन का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है, किसी निश्चित कोड भाषा में पेटल को 11 22 7 26 15 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अंडर को हम कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप समझते हैं कि ये किया कैसे गया है। तो पी जो लिखा है, पी का अपोजिट होता है के, और के आता है 11 नंबर पे, यानी कि इसका उल्टा जो लिखा गया है, जैसे देखो ए किस नंबर पे आता है, एक पे,
और ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड आता है 26 पे, तो ए का उल्टा क्या लिखा गया 26, यानी कि इन लेटर का जो अपोजिट लेटर होता है उसका प्लेस लिख दिया गया है। तो ठीक वैसे मैं इसको लिख कर दिखा देता हूँ, ज्यादा आसान होगा। ये लिखा था, अब देखो अंडर लिखा हुआ है। अब देखो जैसे पहले देख लो आप, पी का अपोजिट 11 लिखा है, कैसे, पी ये है और पी का अपोजिट होता है के, और के आता है 11 नंबर पे, भाई 1 2 3 ऐसे लिखोगे ना आप, तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो अंडर लिखा है, UNDER। अब देखो यू का अपोजिट क्या होगा, तो यू का अपोजिट होगा एफ, और एफ आता है 6वें नंबर पे, तो यहाँ तो हो जाएगा 6। एन देखो, एन कहाँ पर है, ये है, एन का अपोजिट एम जो कि आता है 13 नंबर पे, तो ये तो हो जाएगा 13। वहीं डी देखो, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे यानी कि 23। वहीं ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, वी आता है किसमें, टी यू वी, यानी कि 22 नंबर पे आता है। और आर है, तो आर का अपोजिट होता है आई, और आई आता है 9 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 9। देख लो 6 13 23 22 9, ऑप्शन नंबर चौथा में लिखा है 6 13 23 22 9, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, अगर लगातार आप देख रहे होंगे सीरीज तो आपको पता भी होगा। तो देखो 1.11 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त करिए। तो देखो सबसे पहले तो लिखा है 1.11, 11 कह सकते हो आप। तो पॉइंट के पहले तो घंटा, अगर यहाँ पर घंटा लिखा है तो पॉइंट के पहले जो है वो घंटा ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा तो फिक्स हो गया, बचा हमारे पास क्या, पॉइंट 11। इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे में नीचे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो नीचे लगाएंगे। इसके बाद देखो हमें ये मिनट है, अब कितना बचा, ये घंटा है, अभी घंटा है, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो 11 छक्का हो जाएगा 66 और बटे में 10 आएगा, ठीक है। फिर पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको यहाँ लिखेंगे, तो 6.6 आएगा, अगर 10 हटा देंगे तो 6.6, और ये हो गया अब मिनट में। तो अब बताओ मिनट यूनिट है, तो पॉइंट के पहले क्या लिखा है 6, इसका मतलब 6 मिनट हो जाएगा, तो 1 घंटा और 6 मिनट हो जाएगा। अब आपको पेपर में क्या करना है, आगे माथा बच्ची नहीं करना, ऑप्शन में देख लेना है। तो 1 घंटा 6 मिनट किसमें, सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में लिखा है, इस वजह से सही उत्तर ये हो जाएगा। अब आप आगे इतने में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको सारा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या आया था, यहाँ पर आएगा था 6.6, तो ये तो हो गया मिनट। अब इतने का काम खत्म, हमारे पास अब बचा 6.6, तो इसको लिख सकते हैं 6/10। अब 6/10 लिखते हैं, और ये है क्या, मिनट में, तो मिनट को सेकंड बनाएंगे तो फिर 60 से गुणा करेंगे, तो 0 0 कट गया, तो 6 6 36 हो गया, तो 36 क्या आ गया, हमारा सेकंड आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखो, सेकंड 36 दिया है, 6 मिनट दिया है, 1 घंटे दिया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले पद से है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो आप कहेंगे यहाँ पर जयपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि आधार और पैन बहने हैं, यानी कि आधार और पैन ये आपस में दोनों बहने बहने, माइनस माइनस लगा दो। जिनकी माँ संसद है, यानी कि इनकी माँ है क्या, संसद, एस लगा दो, नाम भी बड़े अजीब है। धन के दो भाई हैं, धन के दो भाई हैं। अब धन यहाँ पर देखो कहीं पर अभी नहीं दिया, सिक्के और नोट, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। आगे कह रहा है संसद के पति समाचार, इनके पति क्या हैं, समाचार, यानी कि संसद समाचार, इसको ऐसे एस एम लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। तो ये देखो ए और पी दोनों के पिता कौन हो जाएंगे, ये एस हो जाएंगे, एस एम यानी कि समाचार। धन के पिता भी हैं। अब देखो जो एस एम है संसद के पति, ये धन के पिता हैं, तो आप बताओ कि धन के पिता अगर हो जाएंगे, ये डीएच हो जाएगा, तो ये भी इनके बच्चे थे, एस एम के, और डीएच भी है, तो ये भाई बहन नहीं हो जाएंगे आपस में। तो धन के पिता भी हैं, धन के दो भाई हैं। अब धन के दो भाई हैं, सिक्के और नोट, तो ये हो जाएगा सिक्का और ये हो जाएगा नोट। पूछा जा रहा है पैन का धन से क्या संबंध है, तो आप बताओ पैन और धन, तो धन तो ये है, इसका ये इनका लड़का है ये, और ये इनकी लड़की है, तो आपस में ये क्या होंगे, ये इसका भाई, ये इसकी बहन, तो ये क्या होगा धन का, ये बहन होगी पी, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला है भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है माइनस, और ऐसे करके दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कभी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना होता है, गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ, तो लिखा है 62 और लिखा है भाग। तो भाग को हम क्या करते हैं, यहाँ भाग का अर्थ है प्लस, तो आप प्लस करिए 8, माइनस है और माइनस का अर्थ क्या दिया है, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा भागे में 4। वहीं देखो गुणा है और गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस का 12। प्लस दिया है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो आप गुणे में 4 कर लीजिए। अब देखो ये दोनों करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, तो लिखेंगे 62 प्लस का 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखा था माइनस, तो माइनस का 12, या ऐसे कर लो आप, इसका गुणा करा दो आपस में, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। 62 2 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 48, 48 है ये। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14 में 8 गए तो 6 आएगा और 5 में से 1 गया तो 1, यानी 5 में 4 गया तो 1, यानी कि 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। पहले देखो यहाँ पर करेक्ट है टहलना, रेंगना और गति। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो गति है ये बड़ा वाला सर्कल गति है, तो टहलना भी गति के अंदर आता है और रेंगना भी गति के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन टहलने को रेंगना नहीं कह सकते हैं, लेकिन गति दोनों का है, चाहे वो रेंगना हो चाहे टहलना हो, दोनों गति हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। क्वेश्चन है सूचीबद्ध 4 अक्षरों के समूहों में 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, असंगत का चयन करिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर समझते हैं। देखो ऐसे दिया है, अब देखो P के बाद एक छोड़कर Q, इसके आगे वाला आ गया है JK WX EF, ठीक है। अब उल्टा देखते हैं LM FG VT आ गया है, जबकि V के बाद क्या आता है, W आता है, W आना चाहिए था। वहीं एक बात देखो B आ गया है, तो ये तो सही है, लेकिन V की T की जगह पर क्या आना चाहिए था, W। यही हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर समझते हैं ये क्या आएगा। तो देखो ये लिखा है 3 के बाद आया है 6, यानी कि प्लस का 3 किया गया होगा। वहीं पर 6 के बाद 12, यानी कि प्लस का 6 किया गया। 12 से आ गया है 21, यानी कि कितना जोड़ा गया होगा, 8 1 9, यानी कि प्लस का 9 किया गया। अब यहाँ से तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्लस 3 3 बढ़ा के ऐड कर रहे हैं, आगे में जोड़ेंगे प्लस का 12, तो यहाँ पर जोड़ा गया होगा 12। अब 12 के बाद प्लस का आ जाएगा 15, तो यहाँ पर जोड़ा गया होगा प्लस का 15। अब आगे क्या जोड़ेंगे, 15 के बाद प्लस का 18 जोड़ेंगे। तो अब 48 लिखा है, इस 48 में आप 18 जोड़ दीजिए, या 18 जोड़ दीजिए, तो 8 दूनी 16, यानी कि 8 8 16, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 66 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा हमारा 66 वाला। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन पेपर पूरा समाप्त हो गया है। आज 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और इसके आगे अब हम नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और ये इसकी शुरुआत हम करेंगे, ये आप शिफ्ट देख सकते हैं 4/7/2021 का पूछा गया पेपर है, सुबह दोपहर मीटिंग का वो, ठीक है। तो दोस्तों इस अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप देख लेना। जहां भी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ALP टेक्नीशियन, NTPC और यहाँ पर साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं और सबकी अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग से हमने सीरियल वाइज लगा दिया है सारे पार्ट्स को, तो कोई भी एक पार्ट उठाइए, उसके आगे के सारे देखते चले जाइए, तो वहाँ से आपको एक सुटेबल ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी जो है उसका भी हमने इंटरव्यू लिया है कई सारे, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल में यहीं पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी मैंने बोला NTPC, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, तो सभी की लिंक इसी वीडियो के नीचे एक एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्लिक करके आप देख कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएं। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट में। कुछ कहना है तो कमेंट करिए, आपका जवाब जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।